हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया, वेरी गुड। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में शुरू किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 और आज हम बात करने वाले हैं करंट डेंसिटी की। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये टॉपिक। जी हां, मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है करंट डेंसिटी और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट को। तो वहीं से बात स्टार्ट करते हैं जरा एक बार और फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक बात है भाई, इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? अगर हमारे पास एक वायर है, एक तार है और उस तार के अक्रॉस हम कुछ बैटरी वगैरह जोड़ दें अगर, तो इसमें चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और इस वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन समझ रहे हैं, वायर के अंदर का कोई एरिया ले लिया गया, उस एरिया से कितना चार्ज गुजर गया पर यूनिट टाइम में, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक बात है, यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में गुजर गया उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आज हम बात क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, करंट डेंसिटी तक कैसे पहुंचेंगे। मान लीजिए कि इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है। मान लिया ये जो क्रॉस सेक्शन लिया है पूरा, ये पूरे क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो ए है और इससे जो करंट गुजर रही है वो भाई साहब आई है। जो इससे करंट गुजर गई वो आई है। तो एक क्रॉस सेक्शन से पूरा का पूरा इसका जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन चुना है हम लोगों ने, उसका एरिया, एक क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट गुजर गई है बेटा? आई। तो बताइए यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितनी गुजर जाएगी? तो बटे में आ जाएगा ए। समझ पा रहे हैं? एक क्रॉस सेक्शन पूरा का पूरा ये क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन से करंट गुजरती है आई। एक क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाली करंट है आई, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितनी हो जाएगी? ए को भाग लगा दे इसे, तो बटे में चला गया। और यही यूनिट क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाली जो करंट है, इसी को कहा जाता है करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी, आई अपॉन ए। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इससे जे से लिखा जाता है, आई अपॉन ए। तो व्हाट इज जे? जे इज करंट डेंसिटी, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी बेटा द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing per unit cross sectional area, per unit cross sectional area perpendicular to the flow of current, या इलेक्ट्रिक करंट कुछ भी लिख लो, is called current density। करंट डेंसिटी, फुल स्टॉप। क्या चीज है भैया? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, जो गुजर रहा है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होना चाहिए? फ्लो ऑफ करंट के परपेंडिकुलर। क्यों होना चाहिए परपेंडिकुलर? अभी हम बात कर लेंगे, उस पर दिख जाएगा आपको, डायरेक्शन की वजह से ऐसा करना पड़ता है। तो अगर हम एक एरिया चुने जो करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर हो, एक एरिया चुना गया जो करंट के फ्लो के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो फिर I अपॉन ए को क्या कहा जाएगा? करंट डेंसिटी कहा जाएगा। J इज इक्वल टू I अपॉन ए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing
पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। ये महत्वपूर्ण है, ये जो एरिया है वो फ्लो ऑफ करंट के परपेंडिकुलर हो तो हम उसको क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी। J इज इक्वल टू I अपॉन ए। ओके, अब हम बात करते हैं अगर इसकी यूनिट की, तो भैया इसकी यूनिट क्या है, बहुत साधारण है। J बराबर I अपॉन ए है तो I की यूनिट बेटा क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की यूनिट मीटर का स्क्वायर। तो इसकी यूनिट बन जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कुछ लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं भैया, मीटर के ऊपर ले गए मीटर पावर -2, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लीजिए भैया, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, तो I का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा A, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना करंट, पिछले लेक्चर में हमने बात भी करी है। और एरिया का, एरिया व्हाट इज एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का भी L, चौड़ाई का भी L, तो L का स्क्वायर। और फाइनली जो हमको डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा AL-2। ठीक बात है, तो इसकी यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशनल फॉर्मूला है AL-2। अब इसको भी कुछ लोग क्रिएटिविटी के साथ लिख लेते हैं भैया, उनको लिखना है MLT के फॉर्म में। यहां पर A भी है तो A भी लिख लेंगे, तो M है क्या, यहां पर नहीं है, इसका मतलब जो करंट डेंसिटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, तो M की पावर 0। L है क्या, यस -2 है। T है क्या, नहीं है, 0। A है क्या, A तो है भैया, A की पावर 1, तो लिख रहे ना दो, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये तरीका कोई पसंद नहीं है खास। आप जर्नली लिखिए, जो डायमेंशनल फॉर्मूला दिख रहा है वही लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकल के आ जाएगा AL-2। तो करंट डेंसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing per unit cross sectional area which is perpendicular to the flow of current is called current density. Its unit is ampere per meter square and its dimensional formula is AL-2। अब बात करते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है भाई, कैसी क्वांटिटी है भैया, ये वेक्टर है कि स्केलर है, तो कैसी क्वांटिटी है, तो कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि उसके पास डायरेक्शन होती है, हम लोगों ने बात करी थी इस बात पे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो वेक्टर के एडिशन के रूल को फॉलो नहीं कर पाती है, डायरेक्शन होती है उसके बावजूद वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, इसी वजह से बेचारी वो स्केलर क्वांटिटी बन गई। लेकिन करंट डेंसिटी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्शन रखती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज along to the flow of electric current। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, ऑलवेज अलोंग टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर J वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो हमारा J है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो J वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, तो भैया हमको चेक करना पड़ेगा इस क्रॉस सेक्शन से करंट किस डायरेक्शन पे जा रही है। करंट इस डायरेक्शन पे जा रही है तो J भी इस डायरेक्शन पे जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या है भैया, इसकी डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में मानी जाती है। जिस डायरेक्शन में करंट होगी उसी डायरेक्शन में कौन होगा, J भी होगा। अब सवाल उठता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी भैया क्यों है, क्यों का मतलब कि क्या वाकई में डायरेक्शन के चेंज होने से इसमें कुछ फर्क पड़ता है, तो आंसर है यस, फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है समझ लें इसको भी। अगर हम मान लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, J बराबर I अपॉन ए कहीं लिख लेते हैं, काम आएगा।
यहीं पर लिख लेते हैं, चलो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ये हमारा करंट डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला है जो भी बना है, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं डायरेक्शन के लिए इसकी कि क्या फर्क पड़ता है, तो वास्तविकता में फर्क पड़ता है, आपको दिखाई देगा। जैसे कि ये हम कंडक्टर ले लेते हैं, एक वायर ले लेते हैं, तार तो वायर से ही फ्लो होगी नॉर्मली। ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसके बीच में हम लोगों ने एक क्रॉस सेक्शन बना लिया, मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब हम ना I को बदलेंगे ना A को बदलेंगे, मतलब करंट गुजर रही है इससे I, ये करंट गुजर रही होगी इससे, ओके। अब इस एरिया को अगर हम तिरछा कर दें, मतलब ये एरिया इस तरीके से ना लेकर के एरिया को हल्का सा हम तिरछा कर दें, एरिया हम कुछ इस टाइप का ले लें, ये एरिया को बदलना नहीं है, पूरा एरिया नहीं चुनेंगे क्योंकि ये एरिया छोटा हो जाएगा, फिर तो ये एरिया बड़ा हो जाएगा। हमको I भी फिक्स रखना है, A भी फिक्स रखना है, और फिर डायरेक्शन की बात करनी है। तो एरिया को अगर हम हल्का सा तिरछा कर दें, एरिया की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, अगर हम एरिया की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो क्या डेंसिटी में फर्क पड़ेगा? आंसर है यस, पड़ेगा। अभी देखो, अगर ये एरिया इस तरह से लिया है, परपेंडिकुलर वाली कहानी जो है, अगर परपेंडिकुलर एरिया को लिया तो पूरी की पूरी करंट क्रॉस कर गई, ठीक है, तो इसका एरिया A, करंट गुजर गई I, तो I अपॉन A करोगे J मिल जाएगा। अब अगर यही एरिया थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए तो इसका एरिया तो अभी भी A है, एरिया इसका अभी भी A है, बट करंट I नहीं है। जब एरिया इस तरीके से लिया था तो पूरी करंट गुजर रही थी, लेकिन अगर ये एरिया तिरछा कर दिया तो केवल करंट इतनी गुजर रही है। अब ऊपर वाला जो भी चार्ज होगा वो तो ऐसे निकल जाएगा इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को टच किए बिना, तो वो वाली करंट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी ही करंट लेनी है जो इस एरिया को क्रॉस करे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करे। तो यहां पर एरिया की डायरेक्शन के बदलने पर, यहां पर एरिया की डायरेक्शन के बदलने पर करंट डेंसिटी बदल रही है। इसका मतलब एरिया की डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है, एरिया की डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है, इस वजह से J में डायरेक्शन है, डायरेक्शन बदल रही है तो J भी बदल रहा है, A की डायरेक्शन बदलते हैं तो J की डायरेक्शन भी बदल जाती है, इसलिए इसको वेक्टर ही लेना पड़ेगा, वेक्टर के नियम का यह पालन कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो J हमारी क्या चीज है? J बराबर I अपॉन A, डेफिनेशन ये लिखी हुई है, यूनिट ये है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन के अलोंग रहेगी, करंट की डायरेक्शन के अनुदिश रहेगी, जहां करंट जा रही होगी वही डायरेक्शन इसकी ले जाएगी। ओके, अब जैसे कि ये एरिया जो तिरछा है इस पे भी बात और कर लें। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वायर है फिर से, और किसी ने कहा कि अब एरिया की वैल्यू पे हमको फोकस नहीं करना है, केवल हमें क्या करना है, एरिया ये चुनना है, ये एरिया। अगर ये एरिया चुना जाए, तिरछा एरिया चुना जाए, तो क्या वास्तविकता में परपेंडिकुलर की मुझे जरूरत पड़ेगी? तो आंसर देखिएगा, अभी गौर से मेरी बात को समझना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये एंगल थीटा है, इस वाले एरिया से कितनी करंट गुजर गई? I। इसका एरिया कितना है? A। अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करें तो कोई फर्क नहीं दिखता, बट यहां पर एक अंदर की छुपी हुई बात है, वेक्टर के नियम का पालन कराना पड़ेगा, वेक्टर के लॉस को फॉलो कराना पड़ेगा। तो ये जो एरिया A है, अच्छा हम लोगों को ये बात पता है ना, कंपोनेंट करना आता है आप लोगों को। ये मान लेते हैं x एक्सिस है, ये मान लेते हैं y एक्सिस है, और ये कोई एक वेक्टर है, मान लेते हैं A वेक्टर है, और ये एंगल बेटा मान लिया थीटा, ये एंगल हमने मान लिया थीटा। ओके, ये एंगल क्या मान लिया लोगों ने? थीटा मान लिया। अब अगर इस A का हमसे कहा जाए कंपोनेंट करना है तो कैसे करते हैं कंपोनेंट? तो इसका कंपोनेंट होगा, नीचे की तरफ जाएगा A cos थीटा और इस तरफ जाएगा A sin थीटा। ऐसा कुछ कंपोनेंट आपने कराया होगा क्लास 11th में, क्लास 12th में काफी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो याद रखना है कि जिधर थीटा पास उधर कॉस, क्या याद रखना है? जिधर थीटा पास उधर कॉस।
तो इस ए का कंपोनेंट नीचे जाएगा, क्योंकि देखो ये वेक्टर है हमारे पास। अब इधर और इधर ये दो तरफ कंपोनेंट करने, तो इधर थीटा पास है या इधर थीटा पास है, तो आंसर इधर से तो थीटा बहुत दूर पड़ रहा है और इसके बगल में से तो जुड़ा ही हुआ है थीटा, तो जिधर थीटा पास उधर कॉस, तो ए का इधर कंपोनेंट जाएगा ए कॉस थीटा और ए का इधर कंपोनेंट जाएगा ए साइन थीटा। तो जिधर थीटा पास उधर कॉस, तो नीचे की तरफ ए कॉस थीटा। अगर ये इस तरीके से दिया जाए, मान लेते हैं ये ऐसे दिया जाता इस तरीके से, ये वेक्टर है कोई, मान लेते हैं वेक्टर कोई एक्स है, ये एंगल थीटा है, नीचे वाला एंगल तो मान ही चुके हैं, ये ऊपर की तरफ है थीटा। तो अब x का इधर कंपोनेंट जो मिलेगा हम लोगों को, जो इधर कंपोनेंट आएगा, x का कंपोनेंट इधर, जिधर थीटा पास उधर cos, तो इस बार इधर मिलेगा हमको x cos थीटा और इधर मिलेगा x sin थीटा। समझ पा रहे हैं? तो जिधर थीटा पास उधर cos, तो यहां पर आप देखिए ये एरिया A है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा इस एरिया का, तो एक कंपोनेंट इधर मिल जाएगा, एरिया इस बार थीटा इस तरफ मिल रहा है इसलिए ए cos थीटा, और एक कंपोनेंट कुछ इधर कहीं भागेगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। समझ पा रहे हैं? एक एरिया हमको तिरछा दिया गया था ए, इसका एक कंपोनेंट आया ए cos थीटा और एक कंपोनेंट आया ए साइन थीटा, तो दो कंपोनेंट हो गए। पूरा का पूरा हमारे पास ये ए था और इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, जिधर थीटा पास उधर cos और नीचे चला गया साइन, परपेंडिकुलर आ गया कंपोनेंट। अब सोचो एक इधर मिला ए साइन थीटा ये वाला और एक मिला ए कॉस थीटा, तो जो करंट आ रही है वो ए कॉस थीटा को क्रॉस कर रही है कि ए साइन थीटा को, तो आंसर है ए कॉस थीटा को। अगर करंट ऊपर से आ रही होती, ऊपर से तार इस तरह से तार होता मान लो, तो ऊपर से अगर आ रही होती तो फिर ए साइन थीटा ठीक था हमारा, क्योंकि इसी को क्रॉस करते, फिर इससे टच करके निकल जाती, फिर क्रॉस ना करती। तो यहां पर हमको ये चेक करना है कि ए साइन थीटा कंपोनेंट है ये वाला और ए कॉस थीटा है परपेंडिकुलर वाला, तो यहां पर करंट जब आएगी तो किसको क्रॉस करेगी, तो आंसर भैया वो तो ए कॉस थीटा को क्रॉस करेगी। तो हमको यहां पर J बराबर आई अपॉन ए में क्या करना है, आई जो करंट गुजरी और बटे में वो एरिया जिससे करंट क्रॉस करी है, आई करंट जो जा रही है, ओके, ए वो एरिया जिससे करंट क्रॉस कर रही है, तो ए साइन थीटा से क्रॉस कर रही है या ए कॉस थीटा से क्रॉस कर रही है, तो इसका जवाब है भैया ए कॉस थीटा से क्रॉस कर रही है। तो अगर यहां पर हमको एरिया परपेंडिकुलर ना दे करके क्या दिया जाए, टिल्ट दिया जाए, हल्का सा तिरछा दिया जाए, ऑब्लिक दिया जाए, इंक्लाइंड दिया जाए, तो J बराबर फॉर्मूला आएगा आई अपॉन, इस बार ये एरिया तो पूरा नहीं ले सकते आप, क्योंकि इसमें एक हिस्सा ए साइन थीटा भी शामिल है जो कि यूजलेस है, इससे तो करंट क्रॉस कर ही नहीं है, तो डेंसिटी वाली बात यहां पर आएगी ही नहीं, तो यहां पर केवल कौन आएगा, ए कॉस थीटा। अगर एरिया हमारा इंक्लाइंड हो थीटा एंगल पर, उस दशा में J बराबर आई अपॉन ए सफिशियंट नहीं होगा, यह काम नहीं करेगा, इसकी जगह पर काम करेगा J बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा। इसका मतलब यह फॉर्मूला केवल कब वैलिड है, जब एरिया परपेंडिकुलर हो, ये वाला सीन परपेंडिकुलर हो बिल्कुल। अगर एरिया परपेंडिकुलर ना होकर के तिरछा हो तो हमको पहले एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर लाना पड़ेगा, दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और फिर वो जो कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर ए कॉस थीटा वो लिखना पड़ेगा। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि वही क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे काम आएगा जो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर ये एरिया परपेंडिकुलर है, अच्छी बात है। अगर वो तिरछा है तो उसका कंपोनेंट करिए एक ये और एक ये, तो आपको दिखाई देगा ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट होगा, जो करंट की डायरेक्शन के पैरेलल होगा, वो बेकार होगा, उससे करंट गुजरी नहीं, गुजरी केवल किससे है, ए कॉस थीटा से, तो वही वाला एरिया आ जाएगा। तो ये वाला जब एरिया परपेंडिकुलर है और ये वाला किसी भी एंगल पर हो, किसी भी एंगल का मतलब मान लो एरिया हमारा परपेंडिकुलर ही है, तो एरिया इस तरीके से ना होकर ऐसे दिया जाए तो एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये एरिया तिरछा ना होकर के बिल्कुल सीधा हो तो ये एंगल क्या हो जाएगा, घटते 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 जीरो, कॉस जीरो का मान 1 आई अपॉन ए बचेगा। तो ये हमारे सामने फॉर्मूला आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला समझ आ रहा है, दोनों में डिफरेंस, जब
क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर है तो ये, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमारा तिरछा है तो फॉर्मूला ये थीटा क्या है कि वर्टिकल से कितने डिग्री पे झुका हुआ है क्रॉस सेक्शन, ये वो थीटा है। अब यहां से अगर आई की वैल्यू को निकाला जाए तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, आई मल्टीप्लाई करा लेंगे तो जे ए कॉस थीटा, आई बराबर जे ए कॉस थीटा। ये क्या चीज है भाई, रफ कर देते हैं इसको, अगर कुछ नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके अरे राम बड़ी गर्मी है यार। आई बराबर जे ए कॉस थीटा, फिर से लिख लेते हैं, आई बराबर जे ए कॉस थीटा, थीटा आई बराबर जे ए कॉस थीटा। क्या ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा लग रहा है किसी फॉर्मेट में? यस, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा पढ़ा हुआ है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट आता है ए बी कॉस थीटा, जबकि याद रहे ए और बी वेक्टर होने चाहिए और ये उनके मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं। तो यहां पर तो भैया जे भी वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है, एरिया तो वेक्टर होता ही है हमें पता ही है, तो जे ए कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा सेम टाइप की चीज है, यानी कि इसको भी डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, समझ आ रहा होगा, ए बी कॉस थीटा तो ए डॉट बी, जे ए कॉस थीटा तो जे डॉट ए, तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। इससे भी कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जैसे आपको जे वेक्टर की एक इक्वेशन दे दी जाए आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, एरिया वेक्टर की भी एक इक्वेशन दे दी जाए आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, और इसका डॉट कराना है तो आपको कक्षा 11 वाला डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। आई का आई से, जे का जे से और के का के से जो कराते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो गुणा कराएंगे तुरंत आंसर मिल जाएगा, एम्पियर में सीधे करंट मिल जाएगी। तो ये हमको करंट के एक नया फॉर्मूला मिल गया, करंट डेंसिटी के टर्म में आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर है? अब यहां पर एक इस फॉर्मूले को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि कोई ऐसा कंडक्टर आपको दिया जाए जो कुछ इस टाइप का हो, ऐसा टाइप का हो सकता है, मतलब उसका पूरा का पूरा जो क्रॉस, देखो अब जैसे ये मान लो तार है, अगर इसको हम बिल्कुल परफेक्टली काट लें तो यहां से जो कटने के बाद हमको हिस्सा मिलेगा वो परफेक्टली सर्किल मिलेगा, प्लेन मिलेगा। अगर प्लेन है, एकदम प्लेन है, तो यहां पर ये बात ठीक है, यानी कि अगर प्लेन क्रॉस सेक्शन है, प्लेन क्रॉस सेक्शन है तो ये फॉर्मूला ठीक है। लेकिन अगर प्लेन ना हो करके ये क्रॉस सेक्शन कैसा हो, कर्व्ड हो, कर्व्ड क्रॉस सेक्शन हो, तो फिर थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। क्या समस्या होगी? देखो ये वाला जो फॉर्मूला बता रहा है इसमें तो आपने क्या किया, एक तार लिया, पूरा का पूरा उसका एरिया ए है, ए रख लोगे, जे लिख लोगे, आई मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अगर कर्व्ड है तो एक बार में पूरा एरिया कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, हमको एरिया पता ही नहीं होगा। अब हमको एरिया किसके पता होते हैं? जैसे सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, अगर एक स्क्वायर है तो उसकी साइड का स्क्वायर कर देंगे आप, अगर ए साइड ए मान लो साइड ए है अगर, तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर एक रेक्टेंगुलर शेप है, लेंथ एल है और ब्रेथ बी है, तो एल इंटू बी कर लोगे। तो अगर आपको रेगुलर शेप्ड फिगर दिखेंगे तो आप निकाल पाएंगे एरिया। लेकिन अगर ये रेगुलर नहीं है, कर्व्ड सरफेस कोई है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो उस दशा में हमें क्या करना होगा, छोटे छोटे एरिया लेने पड़ेंगे, जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में करते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स में करते थे, छोटे छोटे एरिया लेने पड़ेंगे, डी ए डी ए डी ए डी ए। तो छोटे छोटे एरिया लीजिए और उनसे आप छोटी छोटी करंट निकालिए, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कर करके, और बाद में उन सभी करंट को जोड़ दीजिए तो आपको टोटल करंट मिल जाएगी। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर प्लेन क्रॉस सेक्शन है तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कर्व्ड क्रॉस सेक्शन है तो फिर ये फॉर्मूला काम ना कर पाएगा, फिर आपको इंटीग्रल फॉर्म में आना पड़ेगा। तो देखिए कितने सारे फॉर्मूले बन गए।
कंफ्यूजन हो जाता कि ये राम कैसे याद होंगे फॉर्मूले। बहुत आराम है, बहुत आसान है। कैसे? आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, J बराबर I अपॉन A। ये बेसिक है, डेफिनेशन इसी से आई है। और ये फॉर्मूला तब काम करता है जब एरिया हमारा परपेंडिकुलर हो। अगर एरिया परपेंडिकुलर ना होकर हल्का सा तिरछा होगा, हल्का सा तिरछा अगर होगा तो J बराबर I अपॉन A cos थीटा आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले के दम पर हमने ये बनाया था मल्टीप्लाई करा करके, और इसके दम पे हम B ले आए। यानी कि ये फॉर्मूला कहां पर काम कर सकता है? केवल प्लेन क्रॉस सेक्शन में। ये वाला भी प्लेन के लिए, ये वाला भी प्लेन के लिए ही है। तो ये सब का सब प्लेन के लिए ही है। बस आपको ये रखना है कि ये वाला परपेंडिकुलर के लिए है और ये वाला तिरछे एंगल के लिए है, अगर कोई एरिया वेक्टर झुका हुआ है। अगर हमको कभी कुछ स्पेशल केस मिल जाए जहां पर एरिया वेक्टर हमको कर्व्ड मिले, पूरे वायर को हमने सपाट ना काट करके टेढ़ा मेढ़ा करके काट दिया हो, तो उस परिस्थिति में करंट की वैल्यू इस इंटीग्रल फॉर्म से निकलेगी। इसी से बन गया है। क्लियर है यहां तक? तो ये रही करंट डेंसिटी की बेसिक बातें और कुछ ये बेसिक फॉर्मूले। इतने अगर फॉर्मूले आप याद करते हैं तो आपसे कोई न्यूमेरिकल करंट डेंसिटी का जो बेसिक है वो बच के नहीं जा पाएगा। आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। कुछ और भी यूनिक न्यूमेरिकल होते हैं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हम बात बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी बेसिक वाले हैं। जैसे अब करंट की वैल्यू दे देगा, ए की वैल्यू दे देगा, डिवाइड करना है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। कोई स्पेशल न्यूमेरिकल खास टाइप का वो तो हम बताएं भी। तो यहाँ पर बेसिक न्यूमेरिकल है, आप बुक उठाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई और ए की वैल्यू देगा, जे का मान निकल आएगा, या आई का मान, ए का मान और थीटा का मान देगा तो इससे निकाल लो। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो इससे निकाल लो। न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। और अगर हम थोड़ी सी और चर्चा करें कि इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी में थोड़ा सा कंपेयर करा लें तो और भी मजा आ जाएगा। तो करा ही लेते हैं, जरा उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट बात है हमारी, 2 मिनट और लगेगा, तो जल्दी से देख लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। देख लीजिए भैया, चलिए भाई डाल लेते, एक तरफ डाल लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और दूसरी तरफ डाल लेते हैं लाइन खींच के, बचपन में से खूब पढ़ा हम लोगों ने, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। तो क्या क्या भैया कंपैरिजन है? कंपैरिजन मतलब वही अंतर देखने, डिफरेंस। पहला तो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि पहला डिफरेंस है इनके खुद के फॉर्मूलों का, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यानी कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिक करंट है। इसका पहला भैया क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका? तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं J इज इक्वल टू आई अपॉन ए की। ये क्या है? ये है यूनिट एरिया से गुजरने वाली करंट। समझना दोनों एक तरीके से सेम है, बिल्कुल सेम है, बस जरा सा अंतर है। अगर हम एक क्रॉस सेक्शन ले लें किसी तार के अंदर, मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो इस क्रॉस सेक्शन से पूरे से जितना चार्ज गुजर जाएगा पर यूनिट टाइम में उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहां पर अगर हम तार ले लें और इस तार में क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो पूरे क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट गुजरी हमको नहीं मतलब है, हमको इसके यूनिट एरिया से, छोटे से एरिया से कितनी करंट गुजरी है यूनिट एरिया से, वो करंट डेंसिटी है। समझ पा रहे हैं? यहां पर पूरे क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट गई, पूरे क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज गया, वो करंट है। और यहां पर यूनिट एरिया से, पूरे क्रॉस सेक्शन से नहीं, पूरे से नहीं, छोटे से एरिया से, यूनिट एरिया से, एकांक क्षेत्रफल से कितना चार्ज गुजर गया पर यूनिट टाइम में, यानी कि करंट गुजर गई, उसको ही कहेंगे हम करंट डेंसिटी। दूसरा डिफरेंस सिंपल सा, स्केलर। ये दूसरा डिफरेंस वेक्टर। ठीक है, इसके बाद थर्ड, इट इज सेम फॉर होल कंडक्टर। थर्ड में इट इज नॉट सेम फॉर
होल कंडक्टर। इस वाले पॉइंट पर तो कोई चर्चा की बात है नहीं ज्यादा, स्केलर करंट डेंसिटी वेक्टर। अच्छा, ये बात यहां पर जरूर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट भले ही स्केलर है बट इसके पास डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की लेते हैं। वो बात और है कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करती है, इसी वजह से बेचारी वो स्केलर बन गई है, लेकिन डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज की चलने की डायरेक्शन है इसकी। करंट डेंसिटी वो तो प्योर वेक्टर है, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी है, इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है, जिधर करंट जाती है उसी तरफ इसकी डायरेक्शन है, अभी बताया गया है आपको। तो स्केलर है, ये वेक्टर है, बट इसके पास भी डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसके पास भी है। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये वाला है, थर्ड, इट इज सेम फॉर होल कंडक्टर, इट इज नॉट सेम फॉर होल कंडक्टर। मतलब कि एक तार है जिसमें करंट जा रही है, इसको एग्जांपल से समझिए जरा आप। एक तार हम बना रहे हैं, अजीब टाइप का तार होगा तभी क्लियरिटी आएगी कुछ। जैसे एक हम कंडक्टर बना लेते हैं ये, और ऐसा ही कंडक्टर हम यहां भी बना लेते हैं। एक ऐसा कंडक्टर है जो शुरुआत में पतला है और धीरे धीरे ये मोटा होता जा रहा है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल समझ सकते हैं, वैसा ही कुछ टाइप का शेप का हमारा तार है कि शुरुआत में पतला है और धीरे धीरे आगे चौड़ा हो गया। यहां पर भी वैसे ही है। अब यहां पर अगर हम फ्लो कराते हैं चार्ज को, यहां पर फ्लो कराते हैं चार्ज को, तो बेटा जितना चार्ज एक एंड से एंटर करेगा उतना ही चार्ज तो दूसरे एंड तक पहुंचेगा। चार्ज कंजर्वेशन लॉ नाम की भी कोई चीज होती है, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो चार्ज उतना ही रहेगा। तो जितना चार्ज यहां से एंटर किया उतना चार्ज यहां से बाहर आएगा। तो यहां पर चार्ज सेम है, टाइम भी सेम है, तो यहां पर जो करंट यहां या Q भी सेम है, T भी सेम है, तो करंट भी सेम होगी। तो जो करंट यहां है I1, वही करंट यहां पर भी होगी I2, अर्थात I1 बराबर I2। इसके बीच में भी आप कोई क्रॉस सेक्शन ले लेंगे तो वहां पर भी I1 बराबर I2 बराबर I3 हो जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर में करंट अगर एक बार फ्लो हुई, मान लो 2 एम्पियर, तो वो कंडक्टर बीच में जाके चौड़ा हो रहा है, पतला हो रहा है, सकरा हो रहा है, बीच में गांठ लग गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट जितनी है उतनी ही पूरे वायर में फ्लो होती रहेगी, ये याद रखिएगा। वैसे भी आपने सुना हुआ सीरीज में करंट बदलती नहीं है, तो ये सीरीज है, यहां करंट की वैल्यू चेंज ना हो पाएगी, पूरी की पूरे कंडक्टर में वही करंट रहेगी। बात समझ आ रही है? तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पूरे कंडक्टर में सेम रहेगी, कहीं पर चेंज नहीं होती। बट करंट डेंसिटी ऐसी चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर करंट तो सेम है, मान लो I1 और I2 करंट दोनों बराबर, I1 बराबर I2 है, लेकिन दिक्कत है एरिया की, A1 और A2। एरिया तो अलग अलग है ना। अब यहां का एरिया कम है, तो करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। यहां का एरिया ज्यादा है, एरिया बड़ा कर दोगे तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। तो करंट डेंसिटी यहां पर J1 है और यहां पर J2 है, जो कि अलग अलग है। और हम जान सकते हैं यहां पर देख करके कि J1 इज ग्रेटर देन J2 है, कि यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर डेंसिटी कम है। डेंसिटी का मतलब घनापन ही होता है, आप जानते ही हैं। तो यहां पर छोटे से क्रॉस सेक्शन से सारा का सारा चार्ज गुजर जाएगा, तो सारे चार्ज पास पास होंगे, जिसकी वजह से यहां पर डेंस होगा। चार्जेस का जो आसपास में जो गैप है वो बहुत कम होगा, बहुत डेंस होंगे। लेकिन यहां पर वो डेंसिटी बहुत वीक हो जाएगी, दूर दूर भाग जाएंगे सारे चार्जेस। तो टोटल चार्ज सेम है, लेकिन यहां पर घनापन ज्यादा है, यहां पर घनापन कम है। तो यहां पर I1 बराबर क्या है? I2 है। और हम इस I1 को क्या लिख सकते हैं बेटा? I को हम लिख सकते हैं J इंटू ए के फॉर्म में। देखो J इंटू ए, तो यहां I1 बराबर तो I2 रहेगा। मैं यहां से पता ही है ये कंडीशन, I1 बराबर I2 होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं I बराबर J इंटू ए, तो J इंटू ए यानी कि J1 इंटू A1, और यहां I2 अब लिख सकते हैं हम लोग J2 इंटू A2। समझ पा रहे हैं ना? I बराबर J इंटू ए होता है, J और A का मल्टीप्लाई कराना है, तो J और A का मल्टीप्लाई यहां करा लो, J और A का मल्टीप्लाई यहां करा लो, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी? बराबर आ जाएंगी। अब अगर आप गौर से देखें बेटा, तो ये पता है क्या लिखा हुआ है? कुछ फील कर पा रहे हैं? याद करिए, कक्षा 11 याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। A1 V1 बराबर A2 V2 आपने पढ़ा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी बर्नौलीज थ्योरम के पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने।
तो ये वाली जो इक्वेशन है, ऐसा एग्जांपल आपने सुना होगा कि अगर किसी पाइप है, रबड़ है जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें आगे हाथ लगा लेते हैं तो हम ये प्रैक्टिकली जानते हैं अच्छे से कि जैसे ही उसमें नलका में आगे हाथ लगाते हैं तो उस ट्यूब से जो पानी निकलता है उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। तो एरिया कम रफ्तार ज्यादा, एरिया कम रफ्तार ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा। तो वही चीज यहां है, एरिया कम डेंसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा डेंसिटी कम। वही चीज जो यहां पर बताया जा रहा है वही चीज यहां पर भी है। ये करंट के लिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, J1E1 बराबर J2A2। कभी कभार इससे भी न्यूमेरिकल लगवाए जा सकते हैं किसी न्यूमेरिकल में कि कंडक्टर है, यहां पर एरिया करंट इतनी है, यहां पर इतनी है, इसका एरिया इतना है, अब बताओ कि यहां पर एरिया कितना होगा। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि करंट तो सेम ही होगी, तो I1 बराबर I2 है, लेकिन J1 A1 बराबर क्या हो जाएगा, J2A2 हो जाएगा। फिर तो J1 का मान आपको दिया जाएगा, A1 का मान दिया जाएगा, J2 का मान दे देगा, A2 का मान पूछ लेगा। तो इस बेसिक फॉर्मूले से भी हम लोग न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ये भी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, लेकिन वो लिक्विड के लिए थी, ये करंट के लिए है। तो इस बात को आराम से ध्यान रखें। तो सिंपल कहानी है। एक लास्ट पॉइंट और है, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म, वीडियो खत्म। और लास्ट पॉइंट ये है कि इन सारी चीजों को देखने के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि इसको ऊपर लिख देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है बेटा, और करंट डेंसिटी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। क्यों है ऐसा, देखो कंक्लूजन समझना। हमने ये देखा कि पूरे के पूरे वायर के अंदर करंट हर जगह सेम है, हर पॉइंट पर करंट सेम आ रही है, हर क्रॉस सेक्शन करंट सेम गुजर रही है। तो पूरे के पूरे वायर के अंदर अगर करंट सेम है तो ऐसी दशा में इसको कहा जाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसी चीज जो पूरे मटेरियल में सेम आ रही है, हर पॉइंट पर सेम है, जो चेंज नहीं होती मटेरियल के अंदर, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। स्थूल गुण है, ये बड़े स्तर पे गुण है। लेकिन करंट डेंसिटी जो है यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, बीच के अलग अलग पॉइंट पर एरिया अलग अलग मिलेगा, तो वहां पर करंट डेंसिटी कुछ और होगी। तो यहां पर अलग अलग पॉइंट पर करंट डेंसिटी अलग अलग है, यानी कि करंट डेंसिटी को आप पूरे कंडक्टर के लिए डिफाइन नहीं कर पाएंगे। करंट डेंसिटी हमेशा किसी पॉइंट के लिए डिफाइन होती है कि यहां पर करंट डेंसिटी इतनी है, यहां पर इतनी है, यहां पर इतनी है, यहां पर इतनी है। तो ये किसी कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है, छोटे सी जगह का बात है केवल। पूरे कंडक्टर के लिए हम बता ही नहीं पाएंगे, पूरे कंडक्टर में अलग अलग जगह एरिया अलग अलग है, तो हर जगह डेंसिटी अलग अलग है, हम एक साथ तो बता ही नहीं सकते। तो ऐसी चीज को जो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, हम उसको केवल छोटे स्तर पर ही देख सकते हैं कि यहां पर इतना है, यहां पर इतना है, यहां पर इतना है। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक करंट एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, जबकि करंट डेंसिटी एक माइक्रोस्कोपिक। इलेक्ट्रिक करंट मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े स्तर पे है, और करंट डेंसिटी छोटे स्तर पर है, माइक्रोस्कोपिक। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है और ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा लेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो लगाने में ज्यादा मजा आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।